हेलो एवरीवन। टुडे इज़ 2 दिसंबर और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पियाजेट की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी शुरू करेंगे। वो है कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत की जो थ्योरी है वो। ठीक है, इस थ्योरी में बेसिकली क्या है कि जो बच्चा है वो किस एज में उसके अंदर कितनी मोरालिटी आ जाती है सही और गलत के बारे में पता करने में, कि बच्चा मतलब जब छोटा होता है तो वो कैसे सही गलत में मतलब डिफरेंशिएट कर पाता है, बड़ा होता है फिर कैसे कर पाता है। ठीक है, तो ये सब है इसके अंदर। तो फर्स्ट जो है मोरालिटी के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि जो मोरालिटी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मोरालिटी मतलब सही और गलत के बीच में पता लगाना कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हमारे बीच में कोई सिचुएशन आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आता है मॉरल रीज़न। मॉरल रीजनिंग के अंदर क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें किस साइड जाना है। इमेजिन करो एक बोट है, उस बोट के अंदर अगर उस बोट के अंदर 2 लोग हैं, ठीक है, 3 है, और उस वो बोट वेट नहीं झेल पा रही तो हमें एक इंसान को गिराना होगा, तो हम क्या करेंगे। ऐसी चीज़ें क्या आ जाती है, मोरल रीजनिंग आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इंसान को गिराना चाहिए या हमें बोट के अंदर जो सामान हो उसको गिरा देना चाहिए ताकि बोट फ्लोट कर पाए। ठीक है, तो ये होती है मोरल रीजनिंग। जब हम सही और गलत के बीच में पता करते हैं और अपने आप को एक रीजनिंग देते हैं ना कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ सही होगी, ये चीज़ गलत होगी, वो होती है मॉरल रीजनिंग। ठीक है, ये डिपेंड करती है हमारी कॉग्निटिव मैच्योरिटी कि हम कितने मैच्योर हैं। अगर वो एक छोटा बच्चा होगा तो वो अपने हिसाब से एक रीजनिंग देगा। ठीक है, उसके हिसाब से एक अलग रीजनिंग होगी, उसके हिसाब से प्रायोरिटीज़ अलग होंगी। ठीक है, तो फिर क्या करता है कि बच्चा हर स्टेज पे पर्सन अपने डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग देता है। ठीक है, उसकी अलग अलग डिफरेंट थिंकिंग होती है हर स्टेज पे। जो हमारी थिंकिंग आज से 5 साल पहले होगी वो थिंकिंग आज हमारी नहीं होगी, वो बहुत हद तक चेंज हो चुकी होगी। या तो वो अच्छे वे में चेंज हुई होगी या वो हमारे बुरे वे में चेंज हो गई होगी। ठीक है, तो ये होती है मॉरल रीजनिंग। फिर आ जाती है मॉरल डायलेमा। मॉरल डायलेमा में अंदर क्या होता है कि जो जब हम सही और गलत के बारे में करते हैं ना, पता करते हैं, तो उसमें हम बीच में फंस जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो उसके बीच में जो हम वो फंस जाते हैं उसको बोलते हैं मॉरल डायलेमा, कि हमें कौन सा कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम डिसीजन लेने के अंदर। ठीक है, वो होता है मॉरल डायलेमा। जो हमारे अब आता है कि जो कोलबर्ग ने क्या किया था कि 3 स्टेजेस दी थी, सॉरी 3 लेवल दिए थे, और हर लेवल में 2-2 स्टेजेस थी, तो 6 स्टेजेस हो गई थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि कोलबर्ग ने कितनी स्टेजेस दी थी और कितने लेवल दिए थे। ऑप्शन में आ जाएगा 3 लेवल थे, 2 स्टेजेस थी, 6 स्टेजेस थे, 3 लेवल थे। तो ये ध्यान हमेशा रखना कि कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेजेस दी थी। ठीक है, हर एक लेवल में 2-2 स्टेज है, तो टोटल हो गई 6 स्टेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल है, ये है 4 से 10 साल की उम्र में रहता है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्टेज आती है उसके अंदर होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो कोई भी काम इसलिए ओबे करता है, वो इसलिए सबकी बातें मानता है ताकि उसे पनिशमेंट ना मिले, ना कि इसलिए कि नहीं ये सही है या गलत है। उसके लिए सही गलत के लिए नहीं करता, वो पनिशमेंट के डर से करता है। वो पेरेंट्स की भी बात क्यों मानेगा कि यहाँ पर जिद नहीं करनी किसी चीज़ के लिए ताकि चाटा ना लग जाए। तो ये सब होता है। अब वो स्कूल में एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जाएगा, क्यों, ताकि क्लास में टीचर पनिशमेंट ना दे। इसलिए नहीं कि भाई ये तो हमारे डिसिप्लिन है, स्कूल में जाने के लिए एक डिसिप्लिन है हमारा, ऐसे प्रॉपर ड्रेस कोड में जाना। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे के अंदर पनिशमेंट के डर से वो अपने सारे काम करता है। ठीक है, तो ये होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सेकंड स्टेज आ जाती है हमारी
कि जो इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चा जो होता है ना, वो टिट फॉर टैट वाली उसके अंदर फीलिंग्स रहती है कि अगर इसने ये किया है तो मैं भी ये करूँगा। आप लोगों को याद होगा कि अगर हमारा फ्रेंड से गलती से हमारी कॉपी पे अगर पेन चल जाता था तो हम भी उतने ही साइज़ का उसके कॉपी पे पेन चला देते थे कि इसने चलाया तो मैं भी चलाऊँगा। इसमें क्वेश्चन आता है कि जो राम था उसने कहा कि तुमने कल मेरा टिफ़िन खाया था तो तुम आज मुझे अपनी पेंसिल दोगे। तो ये फिर उसमें नीचे आ जाता है ये कौन से लेवल का है या कौन सी स्टेज है। लेवल दे देंगे या स्टेज दे देंगे। लेवल में आ जाएगा प्री कन्वेंशन लेवल और स्टेज में आ जाएगा एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, ये स्टेज के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर होता है टिट फॉर टैट वाली फीलिंग रहती है। ठीक है, और इसमें क्या करता है कि जो चीज़ें होती है ना वो एक्सचेंज वाली चीज़ें आ जाती है इसके अंदर कि एक्सचेंज करेंगे कि तुमने ये किया है तो मैं ये करूँगा, मैंने तुम्हें ये चीज़ दी तो तुम मुझे ये चीज़ दो। तो बच्चे के अंदर ये चीज़ होती है कि अगर मैंने तुम्हें टॉफ़ी दिया तो तुम भी मुझे कुछ दो। ठीक है, वो इसमें ये वाली फीलिंग्स रहती है कि इसमें 4 से 10 साल की उम्र में प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर। ठीक है, फिर आ जाता है लेवल 2। लेवल 2 है कन्वेंशनल लेवल। इसके अंदर ना रूल्स और रेगुलेशंस ये थोड़ा होता है, आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, पहला आ जाता है इसके अंदर इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या होता है, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप के अंदर जो बच्चा जो होता है वो जो भी काम करता है ना वो गुड बॉय गुड गर्ल के लिए करता है। मतलब इसमें गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी ऐसे बोलते हैं इसको। क्यों कि अगर वो जो भी चीज़ कर रहा है वो अच्छा बनने के लिए करता है कि मुझे इस चीज़ से फिर शाबाशी मिलेगी, मुझे अच्छा बोला जाएगा, इसलिए वो करता है। ठीक है, ये होता है इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, थर्ड स्टेज जो है हमारी सेकंड लेवल की। ठीक है, फिर आता है फोर्थ स्टेज। इसमें होता है मेंटेनिंग सोशल रूल। इसके अंदर क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना वो बच्चा मानना शुरू कर देता है कि रेड लाइट पे ही हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग करनी है। ये सब उसके अंदर चीज़ें आने लग जाती है धीरे धीरे। ठीक है, इसमें देखो अब रूल और रेगुलेशन आने लग गई है उसके अंदर। फिर क्या होता है पोस्ट कन्वेंशनल में क्या है, और इसमें ये याद रखना कि इसमें बच्चा जो है वो जो है फाइन की वजह से भी काम करता है कि फाइन होगा, इस वजह से हमें लॉ एंड ऑर्डर मानने हैं। ठीक है, इसलिए अब थर्ड स्टेज आ जाते हैं 13 साल से ऊपर की स्टेज। इसके अंदर आ जाता है सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इसके अंदर क्या हो जाता है कि किसी एक बंदे के लिए हमें क्या करना होता है कि हम रूल्स को तोड़ भी देते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रूल्स नहीं तोड़ते बिल्कुल भी कि नहीं अगर किसी की जान जा रही है तो हमें रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी। अगर रेड लाइट पे और आपके कार में कोई एक पेशेंट है जो मरने वाला है लेकिन तुम रेड लाइट क्रॉस नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें रूल्स और रेगुलेशन इसमें करने हैं, फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर तुम तोड़ोगे तो सब तोड़ेंगे, ये इसमें ये वाली चीज़ रहती है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर में। लेकिन सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इंडिविजुअल राइट में ये आ जाता है कि अगर किसी की जान जा रही है, अब एग्जाम्पल वही लेते हैं, कार के अंदर एक पेशेंट है और तुम रेड लाइट पे खड़े हो लेकिन तुम्हें पता है कि उसकी जान जाने वाली है, हॉस्पिटल थोड़ी दूरी है, तो तुम क्या करोगे, रेड लाइट को जंप कर दोगे। किसी एक बंदे के राइट्स के लिए हमने वो चीज़ तोड़ देते हैं, हम रूल्स को वहाँ पर तोड़ देते हैं। फिर आ जाता है यूनिवर्सल एथिकल रूल प्रिंसिपल्स। इसके अंदर क्या होता है, जो हम इसमें सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए हम रूल्स को तोड़ रहे थे, इसके अंदर हम क्या करते हैं पूरे एक बड़े ग्रुप के लिए हम कुछ रूल्स को चेंज लाते हैं या फिर हम मतलब बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ चेंज करो, ऐसे इसमें ये होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें खुद के चूज़ किए हुए मॉरल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे गांधी और नेल्सन मंडेला थे, उनके कुछ एथिक्स थे। जैसे गांधी क्या कहते थे, नॉन वायलेंस को क्या कहते हैं सपोर्ट करते थे। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो होती है। फिर इनकी जो ये थ्योरी थी ना, कोलबर्ग की जो थ्योरी थी, इनको ना बहुत सी जगह पे बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म भी दिया था। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि कोलबर्ग की थ्योरी को किसने क्रिटिसाइज किया था, वो थी
कैरल ग्लीगन थी ना जो, वो इन्हीं की स्टूडेंट थी, कोलबर्ग की ही स्टूडेंट थी। इन्होंने ही इनकी जो थ्योरी थी इनको क्रिटिसाइज किया था। इन्होंने कहा था कि जो कोलबर्ग की जो ये थ्योरी है ना वो जेंडर बायस है, इनमें ज़्यादातर जो सैंपल लिए गए ना वो मेल सैंपल है, फीमेल्स के सैंपल इन्होंने बहुत कम लिए हैं। इस वजह से इन कार्ल ग्लीगन ने इनकी थ्योरी को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। और इन्होंने मतलब ये दूसरा वैसे पॉइंट है, इन्होंने तो सिर्फ जेंडर के ऊपर बोला था। एक पॉइंट ये भी है कि जो इन्होंने ये जो पूरी थ्योरी दी है ये किसी किसी कल्चर पे वो करती है, मतलब एप्लीकेबल है, सबके नहीं है, ठीक है। एक ही ये है। और इसके अंदर क्या आ जाते कि इन्होंने एक ये भी वो था इसके अंदर पॉइंट कि जो ये सारी जो सिचुएशन है ना ये सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कोई मतलब पक्का नहीं है, सारी हाइपोथेटिकल है। ये नहीं तो ये बच्चा ये करेगा वो करेगा, ठीक है, ये सब हाइपोथेटिकल है, मतलब सोच ही मन गढ़ंत है, पूरी प्रॉपर नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन्होंने ये किया था। बस इस इनकी थ्योरी में बस इतना ही है, बस ये याद रखना कि किस स्टेज में कौन सी, किस लेवल में कौन सी स्टेज है और कौन सी स्टेज में क्या चीज़ें बोली गई हैं। जो मैंने अभी बताया इसे 3-4 बार पढ़ लेना, हो जाएगा। और मैं नोट्स अभी दे दूंगी, ठीक है।